नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट भी दी गई है? जी हाँ, एक ऐसी सूची जो सरकार को बताती है कि देश को कैसा बनाना है, किन आदर्शों पर चलाना है। इसी सूची को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी कहते हैं। आज के इस सत्र में हम इसी बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे जो एसएससी से लेकर बीपीएससी और यूपीएससी तक हर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए इसका एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम डीएसपीसी का परिचय और उसके उद्देश्य समझेंगे। फिर हम इसकी प्रकृति और इससे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बात करेंगे। इसके बाद हम डीएसपीसी का वर्गीकरण देखेंगे जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये भी जानेंगे कि समय के साथ इसमें क्या संशोधन हुए और मौलिक अधिकारों के साथ इसका क्या संबंध रहा है। और आखिर में हम इसके महत्व, कार्यान्वयन और इससे जुड़ी आलोचनाओं को समझते हुए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं डीपीएसपी के सबसे बुनियादी विचार से। आखिर ये है क्या और हमारी संविधान बनाने वालों ने इन्हें संविधान में शामिल क्यों किया? आइए जानते हैं। देखिए, किसी भी राज्य की दो तरह की प्रकृति हो सकती है। एक होता है पुलिस राज्य, जिसका काम बस कानून व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से देश को बचाना है। लेकिन दूसरा होता है कल्याणकारी राज्य, जिसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा देना नहीं बल्कि अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना भी है। डीपीएसपी असल में हमारे संविधान का सरकार को ये निर्देश है कि तुम्हें एक कल्याणकारी राज्य बनना है जो हर नागरिक के विकास के लिए काम करे। तो एक बात समझिए, हमारे संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र देता है, लेकिन डीपीएसपी का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये सरकार के लिए एक नैतिक दिशा सूचक की तरह है जो बताते हैं कि नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती तो आप उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये एक ऐसा नैतिक कर्तव्य है जिसे कानूनी तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता। इसे और आसानी से समझते हैं। डीपीएसपी में 3 तरह की बातें हैं। पहला, लक्ष्य। ये भारत के लिए देखे गए बड़े बड़े सपने हैं, जैसे एक कल्याणकारी राज्य बनाना। दूसरा, नीतियां। ये उन सपनों तक पहुंचने के लिए कॉन्क्रीट कदम हैं, जैसे समान नागरिक संहिता लागू करना। और तीसरा, गैर न्यायोचित अधिकार। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार को नागरिकों को देने का प्रयास करना चाहिए, जैसे काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन। भले ही आप इन्हें कोर्ट में जाकर मांग नहीं सकते, पर देश के कानून इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अच्छा, सभी छात्र ध्यान दें, ये स्लाइड आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए सोने की खान है। एक एक पॉइंट से सीधा सवाल बनता है। पहला, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलते जुलते हैं। ये उस समय गवर्नर जनरल को दिए गए निर्देश थे और आज डीपीएसपी हमारी सरकारों के लिए निर्देश हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो बार बार पूछा जाता है, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जबकि भाग 4 यानी डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं। ये सारे पॉइंट्स रट लीजिए। तो आखिर डीपीएसपी के उद्देश्य क्या थे? जरा 1947 के भारत की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जो भयंकर गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता से जूझ रहा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी के रूप में एक नए और न्यायपूर्ण भारत का खाका तैयार किया। ये एक रोड मैप था जो ये सुनिश्चित करता कि विकास का फायदा समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर लोगों तक। ये एक ज्यादा समान और समावेशी भविष्य का वादा था। अब जब हम ये समझ गए हैं कि डीएसपीस क्यों बनाए गए हैं, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये असल में है क्या, इनकी कानूनी प्रकृति कैसी है और कौन से अनुच्छेद इनकी नींव रखते हैं। आइए पता करते हैं। डीपीएसपी की प्रकृति में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ अनुच्छेद 37 कहता है कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन दूसरी ही तरफ यही अनुच्छेद कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही इनके पास कोई कानूनी ताकत नहीं है, लेकिन ये हमारे शासन की आत्मा है। सरकार का ये कर्तव्य है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें। जो सरकार इन्हें नजरअंदाज करती है, जनता उसे चुनाव में जवाब देती है। अनुच्छेद 36 और 37 को डीपीएसपी अध्याय की आधारशिला माना जाता है।
अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है और यहाँ मजेदार बात यह है कि राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के लिए है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल सब इसके दायरे में आते हैं। और अनुच्छेद 37 जैसा हमने अभी समझा, इनकी गैर न्यायोचित लेकिन मूलभूत प्रकृति को स्थापित करता है। ये 2 अनुच्छेद ही पूरे भाग 4 का आधार तैयार करते हैं। अब इतने सारे निर्देशक तत्वों को आसानी से समझने के लिए विद्वानों ने इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वर्गीकरण हमारे मूल संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि ये इनकी प्रकृति के आधार पर किया गया है ताकि इन्हें बेहतर तरीके से समझा जा सके। चलिए इन तीनों श्रेणियों को एक एक करके देखते हैं। तो ये 3 श्रेणियां हैं। पहली, समाजवादी या सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, दूसरी गांधीवादी सिद्धांत और तीसरी उदार बौद्धिक सिद्धांत। आप में से जो भी मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना ही चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं समाजवादी सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाना है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 तो और भी महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि सभी को आजीविका के साधन मिले, देश के संसाधनों का बंटवारा सही से हो, धन कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा ना हो और पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। और अनुच्छेद 39A, जिसे बाद में जोड़ा गया, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। इसी के तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बनाया गया। इसी कड़ी में आगे अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है। मनरेगा जैसी योजनाएं इसी अनुच्छेद की भावना को दर्शाती हैं। अनुच्छेद 42 काम करने की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं और मातृत्व राहत की बात करता है। अनुच्छेद 43 एक निर्वाह मजदूरी की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूनतम मजदूरी से अलग है। निर्वाह मजदूरी में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरतें भी शामिल होती हैं। और 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करता है। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर। ये वे सिद्धांत हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा को दर्शाते हैं। इन्हें याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है: गांव, गाय और गांधी जी के विचार। गांव से याद रखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, गाय से याद रखिए अनुच्छेद 48 गो हत्या पर प्रतिबंध, और गांधी जी के विचार से बाकी चीजें याद रखिए जैसे अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों पर रोक और अनुच्छेद 46 में SC, ST और कमजोर वर्गों का कल्याण। इस ट्रिक से आपको ये अनुच्छेद आसानी से याद रहेंगे। और आखिर में आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये आधुनिक और तर्कसंगत शासन की बात करते हैं, जैसे अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, जो आज भी एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, या अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जो हमारे लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। अनुच्छेद 45 बच्चों की शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है जो हमेशा चर्चा में रहता है। इसका विचार बहुत सरल है। देश के सभी नागरिकों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों में, जैसे शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने में एक समान कानून हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। लेकिन इसे लागू करना बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। ये DPSP का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे हासिल करने का प्रयास राज्य को करना है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत चुनौतियों भरा है। चलिए अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है और जहां से मेंस में अक्सर सवाल बनते हैं। DPSP कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है, ये समय के साथ विकसित हुए हैं और मौलिक अधिकारों के साथ इनका रिश्ता हमेशा से एक खींचतान भरा रहा है। चलिए इन संशोधनों और DPSP बनाम मौलिक अधिकार की इस क्लासिक बहस को समझते हैं। हमारे समाज की बदलती जरूरतों को दर्शाने के लिए DPSP में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। 42nd संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, बहुत बड़ा था। इसने 39A, 43A और 48A जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े। फिर 86वां संशोधन एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदलकर 6 साल तक के बच्चों की देखभाल की बात की और 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया।
ये हर संशोधन हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा की एक कहानी कहता है। सभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए ये स्लाइड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव की कहानी लंबी और घुमावदार रही है। शुरू में चंपकम दोरायराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार डीएसपी से ऊपर हैं। फिर धीरे धीरे सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत आया। गोलकनाथ मामले में कोर्ट ने कहा कि डीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अंत में मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों के बीच संतुलन और सामंजस्य ही संविधान का मूल ढांचा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डीएसपीएस को कोर्ट में लागू ही नहीं किया जा सकता, तो क्या यह सिर्फ संविधान में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि कैसे इन गैर लागू करने योग्य सिद्धांतों ने हमारे देश के बड़े बड़े कानूनों और नीतियों को आकार दिया है। प्रोफेसर ग्लैडल ने डीएसपीस के सार को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो इन्हें संविधान के जीवन देने वाले प्रावधान कहते हैं। सरल शब्दों में ये वो पैमाना है जिससे हम किसी भी सरकार के कामकाज को मापते हैं। एक सरकार सफल है या असफल, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उसने निर्देशक तत्वों को कितना लागू किया है। डॉक्टर केवी राव हमें एक और शानदार उपमा देते हैं। वो डीपीएसपी को संविधान का मस्तिष्क केंद्र कहते हैं। जैसे हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर को निर्देश देता है, ठीक वैसे ही डीपीएसपी सरकार की सभी मशीनरी को निर्देश देते हैं कि कैसे काम करना है। ये हमारे सभी कानूनों और नीतियों के पीछे की मार्गदर्शक शक्ति हैं। और ये रहा इस बात का सबूत कि डीएसपीएस सिर्फ कागजों पर नहीं है। योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और सबसे बढ़कर 73वें संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था, ये सभी डीएसपीएस के ही ठोस परिणाम हैं। ये हमारे देश के इतिहास के कुछ सबसे बड़े और परिवर्तनकारी कानूनों के पीछे की मूक शक्ति रहे हैं। ये तालिका मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच के अंतर को दोहराने का एक शानदार तरीका है। चलिए जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। कौन सा कोर्ट में लागू करने योग्य है? मौलिक अधिकार। किसकी प्रकृति नकारात्मक है, यानी राज्य को कुछ करने से रोकती है? मौलिक अधिकार। किसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है? निदेशक तत्व। याद रखिए, मौलिक अधिकार आपके अधिकार हैं जो आपको राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, और निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं जो उसे आपके लिए पूरे करने हैं। कोई भी विषय उसकी आलोचनाओं को समझे बिना पूरा नहीं होता। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको दोनों पक्ष पता होने चाहिए। तो चलिए डीपीएसपी की कुछ आलोचनाओं पर एक नज़र डालते हैं और फिर एक संतुलित निष्कर्ष के साथ इसे समाप्त करते हैं। पूरी तस्वीर समझने के लिए आलोचनाओं को जानना भी जरूरी है। कुछ आलोचकों ने डीपीएसपी को महज नए साल के संकल्पों की सूची कहा है, जो हर साल लिए तो जाते हैं पर पूरे नहीं होते। कुछ ने कहा कि इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, इसलिए ये सिर्फ पवित्र इच्छाएं हैं। कुछ का ये भी मानना है कि इन्हें बिना किसी तार्किक क्रम के संविधान में रख दिया गया है। ये आलोचनाएं इन ऊंचे आदर्शों को लागू करने में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों को उजागर करती हैं। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद डीएसपी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है जनता की शक्ति। एक सरकार जो इन्हें नजरअंदाज करती है, उसे शायद कोर्ट में मुकदमा न झेलना पड़े, लेकिन उसे चुनाव में मतदाताओं के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ता है। एक लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, और यही बात डीएसपी को असल में शक्तिशाली बनाती है। तो आज हमने देखा कि डीपीएसपी सिर्फ सिद्धांतों की एक सूची नहीं है, बल्कि वे हमारे संविधान की आत्मा है, उसकी अंतरात्मा है। वे उस भारत के बीच का पुल है जो आज है, और उस भारत के बीच जो उसे भविष्य में होना चाहिए। अंत में मैं आपको सोचने के लिए एक प्रश्न के साथ छोड़ती हूँ। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? इस सवाल का जवाब हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था के केंद्र में है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद।